हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले ये समझ लीजिए कि समतल चादर कैसी होती है। देखिए, अगर मैं इस सीट की बात करूँ, ये मेरे पास कोई एक सीट है, बिल्कुल प्लेन सीट, तो ये बिल्कुल समतल चादर है, मतलब इसकी कोई मोटाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी चादर को हम समतल चादर कहते हैं। तो बच्चों, ऐसी चादर पर क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। और ये जो चादर है ये अचालक है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। और हम ये देख रहे हैं उस आवेश से आर दूरी पर, मान लो यहाँ से यहाँ आर दूरी पर कोई बिंदु मान रहे हैं पी, और उस पर ये गणना करना चाह रहे हैं कि कितना वैद्युत क्षेत्र है। जैसा आप ले सकते हैं, मैं इस मार्कर को ले लूँ, यहाँ से आर दूरी पर हम देखना चाह रहे हैं ये बिंदु यहाँ पर कोई पी है, इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, इस बात की हम गणना करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम एक चादर बना रहे हैं बिल्कुल प्लेन। ये ले लीजिए, थोड़ा सा इस प्रकार से इस चित्र को बनाते हुए थोड़ा 3D डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जितना भी बनेगा उतना प्रयास करेंगे। ये बनाया, ऐसा जो डिजाइनिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ उस डिजाइनिंग का एक कारण है। इसका मतलब इसका विस्तार अनंत तक हो सकता है, ऊपर भी इधर भी। तो ऐसी कोई हमारे पास चादर है और इस चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। लो जी, ये लिख दिया हमने, प्लस क्यू आवेश। अब हम कर ये रहे हैं बच्चों, हम इस चादर से आर दूरी पर, ये चादर है, इससे आर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आर दूरी पर देख रहे हैं, इस चादर के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट से आर दूरी पर, लीजिए आर दूरी पर एक बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, कोई बच्चों पी है कोई, ठीक है जी। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। लो जी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? आर। आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, हमें इस बिंदु पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करते हैं, किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो हमें उस बिंदु से होकर एक गॉसियन पृष्ठ को गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गॉसियन पृष्ठ नहीं जाएगा उस बिंदु से होकर, तब तक हम वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये नियम है। गॉस की प्रमेय हम तभी लगा सकते हैं जब गॉसियन पृष्ठ जाए। तो सहायता तो हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन गॉसियन पृष्ठ भी बनाना पड़ेगा। अब यदि मैं इसकी सिमेट्री को देखूं, तो इसकी सिमेट्री का मतलब ये प्लेट जो है समतल प्लेट, ये गोल भी हो सकती हैं बच्चों, चकोर भी हो सकती हैं। तो अगर ये गोल प्लेटें हैं तो गोल प्लेटों की सेट बनाइए, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आगे की ओर, एक बेलन का शेप आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो चूड़ियों का सेट आपने देखा होगा, है ना, बेंगल्स वगैरह का जो सेट होता है वो इस प्रकार होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो ऐसा बनेगा नहीं सभी प्लेटों को रखने पर। तो उसकी सिमेट्री हमसे कह रही है कि इसमें जो गॉसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार बनेगा, अगर वो चूड़ी वाला सेट हम ऐसा ले रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जगह हम मान लो कोई जरूरी थोड़ी ऐसी सेट ले जाए, हम चकोर भी तो हो सकती है प्लेट हमारे पास, बिल्कुल हो सकती हैं। तो अगर चकोर लेंगे तो कैसा बनेगा? चकोर लेंगे तो इस प्रकार से चलता चला जाएगा चकोर साइड में, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई कम, तो एक आयताकार बन जाएगा। तो ये गॉसियन पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग, हमने मान लिया हमारे पास गोल प्लेटें हैं बिल्कुल, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। लो जी, ये बिंदु पी हमने मान लिया। अब यदि बिंदु पी को यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बच्चों ये जो है इसके आर पार हमें करनी है कल्पना, इस बेलन की। कहाँ करनी है? इसके आर पार। लो जी, तो इसके आर पार की अगर मैं बात देखूं तो यहाँ से इसके पार गुजार सकते हैं इसे। इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसे, हाँ सॉरी, ये लीजिए, ये भी बिल्कुल सेम ऐसी ही सिमेट्री है। जितनी दूर इधर बिंदु है उतनी दूर इधर कोई बिंदु दूसरा मान लिया हमने पी डैश। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसा लग रहा है इस चित्र को देखने से कि जैसे हमने इसके आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ आर पार कर दिया है। तो अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हो सकता है समझने में कोई दिक्कत हो, तो हम एक ये पेन ले लेते हैं और ये हमारे पास प्लेट है, तो हमने ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर दी इसके आर पार, ठीक है जी। इधर भी अब आप इसे देखिए, बिल्कुल इसे मिड पॉइंट में देखिए, तो बेटा जितनी दूरी ये है पी बिंदु की, बिल्कुल ये रहा बिंदु पी, उतनी दूरी क्या है? पी डैश बिंदु की है।
तो हमें इधर भी इतना ही वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए और इधर भी इतना ही वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। मतलब इससे अगर फ्लक्स गुजर सकता है तो या तो इधर से गुजरेगा या फिर इधर से। देखो यहाँ से कोई रास्ते नहीं है बेटा गुजरने के, और कहीं से कोई मीडियम ही नहीं बचा, क्योंकि ये पतली इतनी है कि कहीं और से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। मान लो अगर इसमें कोई व्यक्ति निकलना चाहे तो या तो इधर की ओर गेट लगा सकता है या फिर इधर की ओर गेट लगा करके निकल सकता है। सही बात है। तो इसका मतलब दो ही तरफ यहाँ पर हम पॉइंटों को शो करेंगे। अब आइए इस पर अगर हम देखना चाहें तो इस पर भी हम गणना कर सकते हैं थोड़ा सा, जहाँ आप चाहें तो P पर। अब जब वैद्युत क्षेत्र हमें दिखाना है तो P पर वैद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे P को थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र हमने ये दिखा दिया इसमें बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी इसमें इधर की ओर होगा। क्यों होगा एरिया वेक्टर इधर की ओर, अभी समझा हम। ये चित्र बिल्कुल अभी रखा हुआ है, ये गॉसियन पृष्ठ है। एरिया वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल वेक्टर, हमेशा पृष्ठ के क्या रहता है बताओ, लंबवत रहता है। देखो ये रहा इधर की ओर और ये रहा पृष्ठ, तो दोनों में 90 डिग्री कोण हो गया लंबवत। अब ऐसे इधर की ओर देखो तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसी रहेगा, इधर बाहर की ओर रहेगा, ऐसी एरिया वेक्टर इधर की ओर रहेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका थोड़ा सा थ्योरी को समझ लेते हैं, इसकी क्या थ्योरी हमसे कह रही है। अब आप यहाँ पर समझिए, सबसे पहले यहीं से हम देख करके थ्योरी को समझेंगे। जो बच्चे थ्योरी लिखना चाहते हैं थ्योरी लिख सकते हैं। क्या हम इसमें लिखेंगे, अनंत विस्तार वाली समतल चादर है तो लिखेंगे माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर, ठीक है जी, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है जी, वितरित है। इस आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अभी पृष्ठ घनत्व क्या होता है इसे भी समझ लो, पहले इससे पहले थ्योरी लिख ले रहे हैं हम। क्या है जी, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। फिर हम आगे करेंगे, इस प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है जी, P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ऐसे गॉसियन पृष्ठ, वो बेलनाकार भी हो सकता है आयताकार भी, ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं आर पार, जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। अब अनुप्रस्थ परिच्छेद भी बहुत से सोच रहे हो क्या चीज़ होती है। देखो अगर ये मैं तार लूँ कोई भी, तो ये जो क्षेत्रफल होता है इसकी मोटाई, इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। मार्कर को देखिए, ये जो मार्कर का आपके पास क्षेत्रफल देख रहे हो इधर का, ये क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो इतनी बात डिफाइन होगी सभी को, बहुत आसान सी बात है। इसे हम रफ कर देते हैं इधर से। तो एक बार फिर पुनः इसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको बीच में हुआ है। यहाँ एक नया वर्ड है पृष्ठावेश घनत्व, इसे भी समझ लीजिए। पृष्ठावेश घनत्व क्या है, सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A। किसी भी पृष्ठ पर, यानी कि किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल का मान एक रखो, एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व Q/L। आपने कहा था कि एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उस आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सेम उसी प्रकार से एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उस आवेश को क्या नाम दिया जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पर ध्यान रखिए इतनी सी बात है। तो इसे थोड़ा सा रफ करते हुए, क्योंकि ये अभी यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इधर भी आर दूरी है, इधर भी आर दूरी है, ये बिंदु आपको समझाई दिए हैं। तो इसमें क्या लिखना है हमें, सबसे पहले माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। फिर आगे लिखेंगे, माना इस प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले चादर के आर पार एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। यहाँ भी क्षेत्रफल पूरे का a है, यहाँ भी a है। मतलब इस प्लेट को अगर देखो तो या तो इधर की ओर निकल सकता है फ्लक्स या फिर इधर की ओर। तब हम देखिएगा, शुरू करते हैं। तो जब इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सबसे पहले इधर से गुजार रहे हैं। हम लिखेंगे बिंदु P से, बिंदु P से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। लो जी, तो बिंदु P से कितना फ्लक्स गुजरेगा भैया? फ्लक्स का फॉर्मूला हमने मान लिया, बिंदु P से जा रहा है φ1 और P' से जा रहा है φ2। आपको अगर दिक्कत लगे तो आप एक काम कर सकते हैं, P से गुजरने वाला φP लिख लो, बहुत आसान है, टेंशन ही खत्म। P से गुजर रहा भैया φP। अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है भैया, फ्लक्स का फॉर्मूला तो इतना होता है, φE बराबर E इंटू ए। लेकिन अगर हमें यहाँ पर छोटा फ्लक्स निकालना हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो एक तरीका और है इस फ्लक्स को लिखने का, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, E इंटू डी ए, और ऐसे साइन लगा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसे जो डी ए पार्ट है बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सब का योग है ये बीजगणित योग, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, हम फ्लक्स में निकाल रहे हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। φP बराबर कितना लिखेंगे? E डॉट डी ए, ऐसे इंटीग्रेशन हमने लगा दिया यहाँ पर, पूरे में से कितना गुजरेगा। ठीक है जी, और अभी पढ़ चुके हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि भैया ए डॉट बी अगर कहीं लिखा है तो उसे लिखते हैं ए बी कोस थीटा। ऐसे अगर ई डॉट डी ए लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? ई डी ए कोस थीटा। तो आप इसे खोलिए, इंटीग्रेशन और ई डी ए कोस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ थीटा देखो, दो वेक्टर एक ही दिशा में है, और जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो हम जानते हैं थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री? दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, आप समझा भी सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे ई डी ए कोस 0, और जैसे हम इसे लिखेंगे ई डी ए कोस 0 तो इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0 का मान कितना होता है? यहाँ लिख दीजिए, कोस 0 का मान होता है बच्चों 1। जैसे 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास, यह है हमारे पास φP का मान। φP क्यों लिख रहे हैं आपको पता ही है, P से होकर गुजरने वाला। चलिए P से तो हमने निकाल दिया, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बिंदु हमारे पास क्या है? दूसरा बिंदु भी है, अभी P' भी है, तो φP पूरा कर दीजिए पहले। φP बराबर, आप देख रहे हैं E तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में केवल D वाला एलिमेंट ही बचता है, लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम डी ए का वैल्यू कितना है जी हमारे पास? आप लिख सकते हैं, बट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू, ऐसे ऐसे डी ए देखें, पूरे का क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा क्षेत्रफल है, ए पूरे का क्षेत्रफल कितना है? ए है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए। अरे जैसे इंटीग्रेशन में पढ़ा डी एक्स कितना आता है? एक्स, ऐसे डी ए का वैल्यू कितना आएगा? ए आएगा। और ए क्या है हमें नहीं पता, उसकी सिमेट्री बेलनाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए क्षेत्रफल को ए माना जाता है। ठीक है नी, अब ये समझ में आ गया होगा। अब ए है क्या? ए है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका पता ही नाम क्या है? इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। लो भैया, तो लिख देना गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा बताइए? φP बराबर E इंटू, अब इसका मान कितना है? ए, तो ई ए आ गया। बिल्कुल बहुत आसान सी बात, जैसे हमने ये वैल्यू निकाला है वैसे ही हम ये निकाल सकते हैं P' से। आप लिखे इसी प्रकार बिंदु P' से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लो भैया ये निकाल देते हैं। तो जैसे P से गुजरा है वही सिचुएशन P' पर है, तो φP' बराबर, चाहे φ1 φ2 मान सकते हैं, इसे φ1 इसे φ2, मैंने P' और P मान लिया, P से गुजरा P φP और P' से गुजरा φP'। तो कितना होगा? जब इसका मान ई ए आया तो इसका मान भी कितना आना चाहिए? ई ए ही आना चाहिए भाई, लिख दीजिए ई ए। अब कह दो गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिख देंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भैया? φE बराबर,
कुल निकाल रहे हैं टोटल। तो टोटल क्या है, इधर से और इधर से, तो ये रास्तों से तो गया, तो लिख दीजिए 5p प्लस 5p डैश कितना है, EA प्लस EA कितना हो गया 2EA। किसका माना है बच्चों, 5E का माना गया इतना हमारे पास। बताओ कोई डाउट हो तो इसमें, नहीं है ना। तो हम इसका कोई नाम रख देते हैं समीकरण 1। आप चाहें तो यहाँ गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, गॉस की प्रमेय। क्यों लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय भैया, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है स्पेस ना बचे नीचे की ओर। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे। और गॉस की प्रमेय क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है गॉस की प्रमेय की सहायता लेनी है। तो ले लो सहायता, आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, लो भैया 5E बराबर, गॉस की प्रमेय क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को बराबर रख दो। समीकरण 1 व 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, दोनों को बराबर रखेंगे तो 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कुछ नहीं करा है, ये 5E का मान है, इस वाले मान कितना 2EA, इस वाले मान को यहाँ रख दिया, बराबर क्या चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, इतना ही लिखा। लेकिन हमारा टारगेट क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तीव्रता होती है E। तो बाकी सबसे कहो, चलो भैया चलो जाओ, तो E बराबर Q अपॉन 2A, ये आ गया नीचे, और कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। जैसे हम इसे देखेंगे आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक हम तरीका ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका एक रीज़न है, आप यहाँ लिखिए, क्योंकि Q अपॉन A बराबर होता है सिग्मा। अब इस शुरू में समझाएं आपको सिग्मा क्यों कह रहे हैं। सिग्मा मतलब है पृष्ठ आवेश घनत्व, लो भैया लिख दिया। और जैसे इसे रखेंगे हम तो हमारे पास कितना जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, और सिग्मा की 1 से गुणा करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक बात यहाँ पर डिफाइन होती है, पहले इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। हमने r दूरी पर माना था बिंदु P को, लेकिन इसमें तो r आया ही नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि प्लेट के निकट, चाहे उसके बिल्कुल समीप हो या थोड़ी सी दूरी पर हो, वैद्युत क्षेत्र समान होगा। मतलब यदि मैं इस प्लेट को देखूं तो इस प्लेट के यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इतना ही होगा, यहाँ पर भी इतना ही होगा, यहाँ पर भी इतना होगा, यहाँ अगर बिंदु मानूंगा तो भी इतना ही होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला r पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये किस पर, r पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन r पर डिपेंड नहीं करता। जब ये दूरी पर निर्भर नहीं करता ये वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ भी इतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस बात से हमें ये कैलकुलेशन निकलती है कि अगर समतल प्लेट की बात आएगी तो उसके निकट या उससे दूर वैद्युत क्षेत्र समान होता है। वो अगर हमसे कह दे कि किसी प्लेट से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलम है, 2 मीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ से 2 मीटर की दूरी है, 10 न्यूटन प्रति कूलम है, तो कह देगा भैया 4 मीटर की दूरी पर बताओ, तो बहुत से तो दुगना कर देंगे, 10 दूनी 20, जबकि गलत है, उतना ही रहेगा। ये मतलब है इसका। तो बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अच्छे से। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं आप सबके, तो इसीलिए बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए और अपने जी जान लगा दीजिए अपने बेहतर अंकों को लाने के लिए। अपना, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन कीजिए, जिससे आप अपने जीवन में हमेशा अग्रसर हों, आगे बढ़ें और सदैव उन्नति करें। ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएँ हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और विवेकानंद जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। उन्होंने युवाओं के लिए इतने ऐसे मधुर मधुर वचन कहे हैं, ऐसी प्रेरणा दी है युवाओं के लिए कि अगर हम उनके एक वाक्य पर भी चल जाएं तो यकीन मानिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनके विचारों को पढ़िए,
पढ़िए ही नहीं, उनके विचारों पर चलिए, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उनके विचारों को फॉलो नहीं करेंगे, हम महान या हम उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नई वीडियो का इंतजार करते हुए आगे आपको कल मिलेंगे नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।